बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कलीग्स, आज मैं आपको आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के आगाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम संडे से आगाज़ करेंगे आपकी ट्रेनिंग का, तो आज हस्बे वादा मैं आप तमाम दोस्तों के साथ हूँ। आज 15 अगस्त 2022 हम इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर आपकी ट्रेनिंग का आगाज़ करने लगे हैं। आपकी ट्रेनिंग के लिए एक तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे सामने एक इसका कंप्लीट स्पेसिमेन है और एक कुछ ऑर्डर्स हैं जो अभी कुछ दोस्तों को ऐसे डिवीज़न्स जिनमें इनको हस्बे ज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग स्केड्यूल वहाँ पे जारी हुआ है वो भी आज आपसे मैं शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले 2009 में जब एक क्लास नायब तहसीलदार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद पहली दफ़ा इनकी ट्रेनिंग कराई गई, तो उसमें उस ट्रेनिंग में मैं भी शामिल था। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि आज हमारे इस चैनल पे इसकी स्क्रीन आपके सेल फ़ोन की स्क्रीन पे नज़र आ जाएं कि क्या क्या ऑर्डर्स उस वक्त किए गए थे, किस तरह से शेड्यूल जो स्केड्यूल ऑफ द ट्रेनिंग क्या था और फिर इसकी कंप्लीशन प्रोसेस क्या था। और फिर मैं कोशिश करूँगा कि आखिर तक हम इस चीज़ को देखें कि एक साल का ये जो लेंथी ट्रेनिंग कोर्स होता है ये किस तरह से पेश किया जाता है और इस ट्रेनिंग को करने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले तो जैसे आज खुशी होती है हमें ऑर्डर्स से, तो इससे बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई जब 2009 में हम नायब तहसीलदार लगे, क्योंकि उस वक्त साफ सारे नायब तहसीलदार जो है वो एक डिफरेंट, शायद ये भी था कि हम उस वक्त जवान थे, उस वक्त जज्बे बहुत जवान थे, खुशी का शायद जो कहना चाहिए कि अंदाज़ था वो और था। आज भी खुश हुए लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मैं सबसे पहले मैं एक माज़रत के साथ मैं अपने डॉक्यूमेंट्स इसलिए शेयर कर रहा हूँ। आपने ये नहीं कहना कि मैं कोई इस पे कोई चीज़ मतलब कोई अपने आप को इम्पोज़ करने की खुदा न खास्ता कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मौजूद है तो मैं कोशिश मेरी है कि मैं आपसे ये शेयर कर लूँ और फिर इनको देख के आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाए। एक ये चीज़, और दूसरी ये कि मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा अर्ज़ भी करता चलूँ। हो सकता है कि थोड़ी सी ये आज की वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि इसमें हमने एक साल का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस और ट्रेनिंग स्केड्यूल है पूरा हमने डिस्कस करना है। तो इसके लिए मैं एडवांस आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन ये ट्रेनिंग शेड्यूल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि जब 2009 में हमारे ऑर्डर्स हुए तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में कमिश्नर साहब की जगह पे उस वक्त EDOR होता था, यानी एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू जो है वो उनके पास कमिश्नर के अख्तियारात होते थे। तो हमारे जो ऑर्डर किए वो EDOR साहब ने, दी दैन EDOR जो बाद में कमिश्नर हो गए, उन्होंने हमारे ऑर्डर्स किए। और फिर 11/5/2009 को जो पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑर्डर्स आए हुए थे, रिकमेंडेशंस आई हुई थी, उनके अगेंस्ट EDOR साहब ने हमारे ऑर्डर्स किए। और इनमें 3 चीज़ें जो हैं कंडीशनल, ये कंडीशंस 3 रख दी गई। एक था कि सर्टिफिकेट्स जिनमें FA है, BA है, इनकी मैट्रिक FA BA 3 सर्टिफिकेट्स हैं आपके, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट्स, FA के और BA के, ये आप वेरीफाई करवा के देंगे और इसकी फ़ीस कैंडिडेट की ज़िम्मा होती है। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बता भी दिया। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर भक्कर। तो यानी मैं भक्कर से था, तो उन्होंने कहा कि आपका जो डोमिसाइल है इसकी भी वेरिफिकेशन होगी कि आप वाकई भक्कर से। आप देखें कि ये डिवीज़न वाइज सीटें होती हैं और फिर इसमें आपने एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी एग्जिस्टेंस दी होती है, तो इसकी भी वेरिफिकेशन होती है कि आपका जो डोमिसाइल है वाकई उसी जगह का है जिस जगह से आपने अप्लाई किया। फिर इस चीज़ की वेरिफिकेशन होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आपने कोई डबल डोमिसाइल दे दिया हो, ये एक चीज़ थी। और फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भक्कर। तो एक चीज़ जहाँ पे मैं और आपको बता दूं कि अगर आप गस्टेड पे होते हैं, जैसे आपका 16 है या 17 है, इससे अबव है, तो फिर सर्विसेज हॉस्पिटल से आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। लेकिन नॉन गस्टेड के लिए, क्योंकि ये नॉन गस्टेड सीट है 14 स्केल की, तो इसके लिए आपको अपने कंसर्न DHQ से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट बड़ा जीनियस डिपार्टमेंट है, बहुत बड़े दिल वाले लोग यहाँ पर बैठे होते हैं आप लोगों की तरह के। तो
उन्होंने हमारी सैलरी, आपकी भी सैलरी जो है वो आपकी वेकेंट पोस्ट जो भी असिस्टेंट कमिश्नर के पास है उस वक्त जो मुतलका DDORs थे, क्योंकि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट था तो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के पास में भेज दिया गया कि इनकी सैलरी जो है वो सैलरी इनकी वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट इनकी सैलरी आप जारी कर दें, और साथ में ये था कि इनका ट्रेनिंग के लिए जो स्केड्यूल है वो भी जारी कर दिया जाए। तो उस वक्त हम बड़े जोश में थे, जोश में ही हमने मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट एक ही दिन में हासिल कर ली, और फिर दूसरे दिन ही हमने जाके मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स अपने सबमिट करवा दिए और साथ में अपनी ज्वाइनिंग भी दे दी। और इस तरह से 13 मई 2009 को बाज़ाब्ता तौर पर हमारी सैलरी का आगाज़ कर दिया गया और हमें बाज़ाब्ता तौर पर नायब तहसीलदार इंडक्ट कर दिया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। अब ये एक प्रोसीजर था, एक प्रोसेस था जो मैंने आपसे शेयर कर लिया। आपका भी ऐसे ही होगा कि जैसे आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे तो आपको सैलरी जो है मुतलका कमिश्नर साहब आपके ऑर्डर्स कर देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है आपकी किसी भी एक तहसील में, वहाँ पे जो वेकेंट पोस्ट होगी उसके अगेंस्ट आपकी सैलरी जो है उसका बाकायदा से आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा लेटर जिससे आज हमने आगाज़ करना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा ट्रेनिंग स्केड्यूल, ट्रेनिंग शेड्यूल इसी लेटर में दिया हुआ है। ये ऑर्डर है मिस्टर ज़फ़र अब्बास सन ऑफ मज़ाहिर हुसैन खान RO बहादुर वाला पोस्ट ऑफिस खानसर तहसील डिस्ट्रिक्ट भक्कर A क्लास नायब तहसीलदार इज़ डिप्यूटेड फॉर 1 year ट्रेनिंग एज़ रिक्वायर्ड बाय रूल 50 and 51। अब ये देखिए कि रूल्स यही रहेंगे, अब ये नहीं है कि रूल्स चेंज हो जाएंगे, सेम रूल होंगे, यानी ये दोबारा आप इन रूल्स को पढ़ भी लीजिएगा। रिक्वायर्ड बाय रूल्स 50 and 51 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान तहसीलदारी या नायब तहसीलदारी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग रूल्स 1969। यानी आपकी जो ट्रेनिंग होती है ये किन रूल्स के तहत होती है, 50 और 51 वेस्ट पाकिस्तान तहसीलदारी या नायब तहसीलदारी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग रूल्स 1961। द प्रोग्राम फॉर रिक्वायर्ड ट्रेनिंग इज़ चार्क्ड आउट इन द फॉलोइंग मैनर। पहले कानून बता दिया गया, ज़ाब्ता बता दिया गया किस ज़ाब्ते के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 50 और 51 1969 का जो रूल्स हैं इनके तहत, और फिर प्रोग्राम पूरा चाकआउट कर दिया गया। और चाकआउट किस तरह से किया गया, मैं आपको ये डिस्प्ले भी हो रहा होगा ये लेटर फ्राम, ये है कि 15/5/2009 से 14/11/2009 तक ही विल वर्क एज पटवारी कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट इन तहसील भक्कर and will prepare revenue record of one village as provided in rule 50 IBID। अब ये देखें कि रूल 50 आपके बस्ते के मुतल्लिक है कि आपने एक पटवारी का बस्ता बनाना होता है। अब कंसोलिडेशन में क्यों भेजा जाता है, इस्तेमाल में इसलिए भेजा जाता है कि इस्तेमाल में नया रिकॉर्ड प्रिपेयर हो रहा होता है, वहाँ पे मसावियाँ पड़ी होती हैं, वहाँ पे लट्ठे बन रहे होते हैं, वहाँ पे फील्ड बुक बन रही होती है, वहाँ पे इंडेंट जो हमारे दस्तावेज़ात या हमारे परफार्मे होते हैं वो अच्छी खासी मिकदार में वहाँ पर मौजूद होते हैं। बस्ता बनाना बहुत ईजी होता है, नया रिकॉर्ड बन रहा होता है, प्रिपरेशन हो रही होती है, यानी कह लें कि रिकॉर्ड की फैक्ट्री है जो जिसके लिए सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद है, सारा रॉ मटेरियल है, तो इसलिए आगाज़ आपको कंसोलिडेशन से करना होगा, कंसोलिडेशन में आपको भेज दिया जाता है। तो ये रूल 50 कहता है। फिर है कि 15/11/2009 से 14/12/2010 के लिए ही विल गेट ट्रेनिंग ऑफ कानून गो इन टर्म ऑफ रूल 50। अब रूल 50 में ये भी है कि आपने पटवारी का तो कर लिया, पटवारी के बाद कानून को होता है जिसे गिरदावर कहा जाता है। तो रूल 50 के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता दिया गया कि इसके लिए कानून गोई की ट्रेनिंग करेंगे। फिर 15/2/2010 टू 14/5/2010 ही विल वर्क इन द स्टेटस ऑफ नायब तहसीलदार एंड परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज़ एज रिक्वायर्ड इन रूल 50 and 51। ऐसे बता दिया गया कि रूल 50 and 51 में नायब तहसीलदार जो परफॉर्म करता है ड्यूटीज़, वो जो अब कैंडिडेट है ट्रेनिंग के लिए इसको भी ड्यूटीज़ करनी होगी। यानी ये देखिए कि 3 किस्म की ड्यूटीज़ के लिए प्लान चाकआउट किया गया। पहले पटवारी का जो बस्ता होता है, बस्ता बनाने के लिए टाइम पीरियड रखा गया। फिर कानून गो का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है और ट्रेनिंग है वो दी गई, और इसके बाद नायब तहसीलदार के तौर पर जो ड्यूटीज़ हैं ये, और अब भी आपकी ये रूल 50 और 51 जो रूल्स 1969 के हैं इन्हीं के तहत आपकी ट्रेनिंग होनी है। फिर इसका आखिरी पैरा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ट्रेनिंग द रेवेन्यू रिकॉर्ड सो प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर ज़फ़र अब्बास एक क्लास नायब तहसीलदार मे बी फॉरवर्डेड टू दिस ऑफिस फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू द कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न सरगोदा। अब
ये आपके सामने एक स्केड्यूल आ गया 2009 का, यानी 2009 का जब ये ऑर्डर कर दिया गया, नैब सीलदारों को ये ऑर्डर दे दिए गए, तो इस पे फिर बाकायदा आपने भी ऐसे ही करना है कि हमने इस पे ज्वाइनिंग दी जाके, यानी हमने 21/5/2009 को हमने बाकायदा तौर पर ज्वाइनिंग दे दी। देन DDOR जो कंसोलिडेशन में, सॉरी DDOC थे उस वक्त, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कंसोलिडेशन, तो हम कंसोलिडेशन के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास गए और उनको जाके बाकायदा अपनी ट्रेनिंग के लिए हमने अपनी ज्वाइनिंग जो है वहाँ पे जाके सबमिट करा दी, और इस तरह से ट्रेनिंग प्रोसेस जो है हमारा स्टार्ट हो गया। हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जैसे जैसे ट्रेनिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट होता गया, आपका बस्ता तैयार होता गया, आपने बस्ता अपने कंप्लीट कर दिया, तो साथ में जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स थे उन्होंने आपको सर्टिफिकेट्स दिए। अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो टीम है ये आपको डिस्प्ले कराती जाए साथ में, और जिस सर्टिफिकेट्स आपसे शेयर होते हैं। इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सबसे पहले कंसोलिडेशन ऑफिसर भक्कर ने हमें सर्टिफिकेट दिया, फिर नेक्स्ट पीरियड के लिए भी कंसोलिडेशन ऑफिसर भक्कर की तरफ से हमें मिला, फिर तहसीलदार भक्कर जो थे इन्होंने हमें सर्टिफिकेट्स दिए, क्योंकि तहसीलदार के साथ भी आपकी ट्रेनिंग का एक पीरियड होता है। फिर है DDOR सब रजिस्ट्रार भक्कर, जैसे अब असिस्टेंट कमिश्नर को उस वक्त DDOR कहते थे, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, अब असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं। उस वक्त सब रजिस्ट्रार AC होता था, अब सब रजिस्ट्रार तहसीलदार होता है। तो हमें सब रजिस्ट्रारी के लिए जितनी ट्रेनिंग कराई गई, तो उस ट्रेनिंग में DDOR ने हमें सर्टिफिकेट दिए कि उन्होंने अपना जो है प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जैसे शुरू में ही आपको डायरेक्शन दी गई थी हम लोगों को कि आपने वापस आके हमें रिपोर्ट करना है कि आपने जो अपना आपका जितना ये ट्रेनिंग प्रोसेस है आपने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने जाके रिपोर्ट की। फिर 31/5/2010 को लेटर नंबर है 963, ये लेटर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू भक्कर ने लिखा। इसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ कानून गोई सर्टिफिकेट ऑफ एफिशिएंसी मेमोरेंडम, काइंडली रेफर टू दी लेटर नंबर 349 EDOR। फिर इसकी ये स्पेसिफिकेशन 18/5/2010 ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव। In this connection, it is pointed out that Mr. Zafar Abbas, A-class Naib Sealdar, candidate of District Bhakkar, has appeared before the undersigned on 31/5/2010. The record prepared has been perused, and the officer has also been interviewed. He is found to have acquired the requisite aptitude and efficiency of a Kanun Go accordingly. The Kanun Goi's certificate of efficiency is enclosed, is issued in favor of मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे एडवांस में कर गया हूँ। ये तो यहाँ पे ये इससे अगला प्रोसेस है। इससे पहले का जो लेटर है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये है ट्रेनिंग ऑफ A-class नैब तहसीलदार कैंडिडेट। इसमें काइंडली रेफर टू दिस, ये लिख रहे हैं EDOR साहब, और EDOR साहब लिख रहे हैं डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड पंजाब को, और इसमें EDOR साहब लिख रहे हैं ट्रेनिंग ऑफ A-class नैब तहसीलदार कैंडिडेट, काइंडली रेफर टू दिस ऑफिस लेटर नंबर 237, और फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेटर है डेटेड 21/5/2010 एंड दी above noted subject. Mr. Zafar Abbas, A-class Naib Tahsildar candidate, has completed his training and record prepared by him is enclosed for information and further necessary action. अब EDOR साहब ने जैसे ही हमारा बस्ता तैयार हो गया, हमें कंसोलिडेशन ऑफिसर ने हमें सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए, तहसीलदार साहब ने हमें जो सर्टिफिकेट्स थे वो जारी कर दिए, DDOR अब असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने हमें अपने सर्टिफिकेट्स दे दिए। तो इसके बाद बस्ते और इन सर्टिफिकेट्स के साथ हम EDOR साहब जो कि अब कमिश्नर हो गए, हम EDOR साहब के सामने पेश हुए। उन्होंने इनिशली हमारे कुछ इंटरव्यूज़ कर लिए, और उसके बाद एक लेटर बना दिया हमें उस वक्त डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के नाम पे कि इनका बस्ता तैयार हो गया है और इनको फर्दर जो प्रोसीजर है, फर्दर नेसेसरी एक्शन है, इसके लिए इनका बस्ता रिकॉर्ड और कैंडिडेट जो है आपको भिजवाए जा रहे हैं। वहाँ पे जाके उस वक्त धावला साहब डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड थे, तो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड साहब के सामने जाके हम पेश हुए, वहाँ पर हमारे इंटरव्यू हुए, हमारा बस्ता जो है इसकी पूरी पेरूजल हुई, पूरा बस्ता हमारा चेक किया गया। धावला साहब ने ख़ुद दो और लोग भी उनके साथ थे इंटरव्यू में, हमारे इंटरव्यूज़ किए, और इंटरव्यू करने के बाद बाकायदा तौर पर उन्होंने हमें असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 के सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए। तो अब जो मैं पहले मैंने थोड़ी इसे एडवांस मैंने थोड़ा लेटर पढ़ दिया था, ये था कानून गोई के लिए। ये भी है डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स पंजाब लाहौर,
ये 31/5/2010 को ये लेटर जारी किया गया है। इसमें अंडर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड ने कानून गोई के इम्तिहान के लिए बाकायदा से उन्होंने सर्कुलेट किया था कि ऐसे लोग जिनके कानून गोई के इम्तिहान पास नहीं है तो आके अपना इम्तिहान दें। हम उस इम्तिहान में पेयर हुए और फिर इसी इम्तिहान के रेफरेंस से हमें एफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स जो है वो जारी किए गए और आखिर पे कानून गोई का जो मैं भी आपको ये 31/5/2010 का लेटर आपसे शेयर कर रहा हूँ, 963 नंबर ये जारी कर दिया गया। अंडर रूल्स 52 ऑफ द तहसीलदारी एंड नैब तहसीलदारी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग रूल्स 1969 सर्टिफाइड दैट मिस्टर जफर अब्बास खान सन ऑफ मज़हर हुसैन खान ए क्लास नैब तहसीलदार कैंडिडेट ऑफ बकर डिस्ट्रिक्ट on examination of the record prepared by him during the course of training and on putting to a test is found to have acquired the requisite aptitude and efficiency of a कानून गो। और इसमें फिर दस्तखत और मोहर है डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड पंजाब लाहौर की। अच्छा, इसके बाद मैं आखिरी लेटर आपसे शेयर कर लूँ और फिर हम पूरा जो है ये प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर भक्कर है और ये पेरूजल में है। जो उस वक्त प्रोसीजर था ये था कि गवर्नर साहब सबसे पहले आपको बतौर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बाय नेम आपको डेजिग्नेट करते थे और फिर इसी तरह चीफ़ सेक्रेटरी से होता हुआ फिर एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इसी तरह से अहकामात डिप्टी कमिश्नर के पास आते थे। फिर डिप्टी कमिश्नर आपको बाय नेम न सिर्फ ये कि प्राइस फर्स्ट क्लास प्राइस मजिस्ट्रेट आपको डेजिग्नेट कर देता था बल्कि डिप्टी कमिश्नर के पास ये भी इख्तियार है कि आपको एरिया भी दे दिया जाए। और अब ये प्रोसीजर जो है प्राइस मजिस्ट्रेट का, अब इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग प्राइस मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास प्राइस मजिस्ट्रेट है। यानी अब ये नहीं है कि आपको गवर्नर साहब आपके आर्डर करेंगे बाई नेम और फिर बाकायदा तौर पर एक जो हिरारकी है उससे होते हुए आएंगे और फिर डिप्टी कमिश्नर जो है आपको असाइन करेगा। अब डिप्टी कमिश्नर साहब जो आपके ऑर्डर्स करते हैं वो भी ये है कि बाकी जो अलाई डिपार्टमेंट है, जैसे मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेबर हूँ तो मेरे बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर मुझे ऑल डिस्ट्रिक्ट जो है ये असाइन किया हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि बाकी जो कुछ लोग हैं जो तहसील में है तो उनको तहसील के एरियाज़ दिए हुए, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर के लिए ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस फर्स्ट क्लास प्राइस मजिस्ट्रेट है और जिस एरिया या कानून गोई सर्कल में रेवेन्यू ऑफिसर होता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि रेवेन्यू ऑफिसर कंसर्न्ड, यानी आपको जो भी कानून गोई सर्कल जो एरिया दिया होता है वहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट क्लास प्राइस मजिस्ट्रेट होते हैं। एक ये प्रोसीजर था। दूसरा प्रोसीजर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये प्रोसीजर जो है ये अभी कुछ जो दोस्त जिनके ऑर्डर्स कर दिए गए हैं डिफरेंट डिवीजन्स में, तो इनमें एक तो सबसे पहले मैं माजरत करना चाहूँगा कि मैंने अपने इस दोस्त के इजाज़त लिए बगैर ये ऑर्डर सर्कुलेट हो गए थे तो मैंने इजाज़त लिए बगैर मैं इजाज़त ले नहीं सका। माजरत खाऊँ, हमारे ग्रुप में ही होंगे, ये हमारे दोस्त के ही है। मिस्टर मोहम्मद उस्मान Siddiq son of Muhammad Siddiq is hereby appointed as A class Naib Tahsildar BS 14. He is deputed in Tehsil and District Bahawal Nagar for 1 year training as required under rules 50 and 51 of the West Pakistan Tehsildari and Naib Tehsildari Departmental Examination Training Rules 1969. The program for required training chalked out in the following manner. अब देखिए, पहले इन्होंने अटैचमेंट विद पटवारी लिखा है 6 मंथ के लिए, फिर डिमार्केशन प्रोसीडिंग्स एट साइट एट लीस्ट 10 डिमार्केशंस 1 मंथ के लिए, फिर इंस्पेक्शन ऑफ गिरदावरी एट लीस्ट 10 गिरदावरीज 1 मंथ के लिए, फिर अटैचमेंट विद वासिल बाकी नवीस 1 मंथ के लिए है, फिर अटैचमेंट विद ऑफिस कानून गो 1 मंथ के लिए है, फिर अटैचमेंट विद ऑफिस ऑफ तहसीलदार फॉर ऑफिस वर्क 1 मंथ, और इसी तरह से वर्क एज नैब तहसीलदार 1 मंथ। इस तरह से 12 मंथ की ये ट्रेनिंग है। फिर आखिर पे है कि हिज पे इज़ हेयर बाई एडजस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट ऑफ नैब तहसीलदार विद अफेक्ट फ्राम 16/9/2022। अब ये देखें कि ये सेम ही प्रोसीजर है। 3 चीज़ें 3 रूल्स जो हैं वो जहन में रख लें कि हमें रूल्स 50 और 51 रूल्स 1969 के अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग करनी है सबसे पहले। इसके बाद जैसे ही हम अपना बस्ता पेश करते हैं डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड को, तो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड हमें असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड
52 के लिए हमें सर्टिफिकेट दे देते हैं। आप इंतकालात कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, गिरफ़्तारियाँ कर सकते हैं, रिकवरियाँ कर सकते हैं, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत मुख्तलिफ़ अख्तियारात हैं, इन अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप कानून गोई का इम्तिहान पास नहीं करते तब तक आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती है बतौर तहसीलदार। और ये रूल 52 में दिया गया है। यानी 3 रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 50, रूल 51 और रूल 52 ऑफ द रूल्स 1969। इसके तहत आपकी ये तमाम ट्रेनिंग है। ये मैंने एक रफ सा स्केड्यूल आपको दे दिया है, एक शेड्यूल आपके सामने मैंने आपको शेयर भी कर दिया है। मैं ग्रुप में भी आप दोस्तों से शेयर कर दूंगा। जितने दोस्त ये सारा देख रहे हैं, तो हमने इस पूरे शेड्यूल को हमने कोशिश करनी है कि हम अच्छी तरह से इस ट्रेनिंग को करें, इसको समझें। जो हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो हम म्यूटेशन से करने जा रहे हैं। इंतकाल क्या होता है, इंतकाल की कितनी किस्में होती हैं, इसके लिए मैंने कोशिश की है कि 2 तरह से आपकी ट्रेनिंग कराई जाए। एक तो कुछ मौज़ाजात ऐसे हैं, कुछ चकूक ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी कंप्यूटराइज नहीं हुआ रिकॉर्ड, तो इनमें वही पुराना जो रिकॉर्ड था और पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक जो इंतकालात होते हैं वही हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले जो ये एक पुराना एक कदीमी तरीक़ाकार था जिसमें पटवारी इंतकाल दर्ज करता था, गिरदावर उसको बाकायदा उस पर अपनी तस्दीक करता था और फिर रेवेन्यू अफसर हल्का के पास बजलसा आम यानी जलसा में जाके पेश होते थे और इसके अटेस्टेशन प्रोसेस था। ये पूरा मैं आपसे शेयर करूँगा। इंतकाल की किस्में कितनी होती हैं, इसमें ख़ास तौर से जो बैक इंतकाल हैं, विरासत के इंतकाल हैं, आर्ड रहन और फ़क आर्ड रहन के इंतकालात हैं, रजिस्ट्री के इंतकाल है, क्योंकि आप जब रजिस्ट्री होकर आती है तो इसकी अमल दरामद आपके ज़िम्मे होता है। इंतकाल सेहत है। ये तमाम चीज़ें मेरी कोशिश होगी कि आपसे डिस्कस की जाए। मेरी ये भी कोशिश होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हर दफ़ा हम जो भी शेयर करते हैं एक तो इनके इंडेंट हासिल करें दफ्तर कानून गो से जाके, और हर चीज़ का इंडेंट आपके पास मौजूद होना चाहिए। दूसरा ये है कि इसकी ड्राइंग भी बाकायदा बनाते जाएँ, यानी इसके कितने कॉलम थे, हर कॉलम में उसकी ड्राइंग आप लोग बनाएंगे। और फिर मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जितने ये कॉलम हैं इनकी ड्राइंग्स बना के, इनको बाकायदा अपने हाथ से इसके स्केच बना के, इसको लिख के तफसील के साथ आप ग्रुप में शेयर भी करेंगे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करेंगे। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि रोज़नामचा वाक़याती जिससे इंतकाल दर्ज करने का तरीक़ाकार शुरू होता है, इस कंटेंट भी आपसे शेयर करूँ। इंतकाल का जो स्पेसिमेन है वो भी आपसे शेयर करूं। ये भी शेयर करूं कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिनके तहत इंतकाल आप कर सकते हैं, आपको अख्तियारात किस किस सेक्शन के तहत है। आप जब इंतकाल के बयान लेते हैं, यानी जो पार्टीज़ आती हैं उनके जो स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करते हैं तो कौन से सेक्शन के तहत करते हैं, जो आप ऑर्डर पास करते हैं या हुक्म लिखते हैं ये किस सेक्शन के तहत होते हैं, और फिर इनका मुठ्ठा कैसे लगता है, इनको दफ्तर कानून के पास कैसे आपने जमा करवाने होते हैं, और फिर ये जमाबंदी का हिस्सा कैसे बनते हैं। एक तो हम ये प्रोसीजर देखेंगे, दूसरा हम डिजिटल तरीके से भी रिकॉर्ड प्रिपरेशन पे बात करेंगे। और इसके लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं आप दोस्तों को बताऊं कि कंप्यूटर सेंटर पे या आपके जो देही मरकज़ माल जो DMM है तो वहाँ पे टोकन कैसे लगता है, आप जो आपका सर्विस सेंटर ऑफिशियल या आपके पास बैठा हुआ पटवारी उसको कैसे दर्ज करता है, फिर आप जो पोर्टल पे होता है वो ये आपके पास कैसे आता है, और आप इस इंतकाल को किस तरह से इनकी स्टेटमेंट लेते हैं पार्टीज़ की, कौन कौन से ऐसे अख्तियारात हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि अंडर पेलरा रूल्स 2017 भी कुछ अख्तियारात की हम बात करेंगे कि ऐसे अख्तियारात जो बिल्कुल एक जैसे हैं, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और पेलरा एक्ट 2017 में दिए गए हैं, इनकी भी हम कंपैरिजन भी करेंगे। और ये देखेंगे कि बतौर नायब तहसीलदार के आप कुछ पेलरा एक्ट के कुछ जो अख्तियारात हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत ही इन इंतकालात को आप बयानात या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और इन पर अहकामात आप लिखते हैं और अपने जो हुक्म हैं वो इन पर जारी करते हैं। इस तरह से मेरी कोशिश होगी कि मैं जो एक ट्रेडिशनल मेथड का इंतकाल है, जो पुराना तरीक़ाकार, उस पर बात कर लें, डिजिटल तरीके पे बात कर लें। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि मैं ये भी आपको समझाऊं कि जब आपके पास पहले आप जाते हैं तो मुख्तलिफ साइलीन आते हैं, वो दरख्वास्त पेश करते हैं, तो आपने दरख्वास्त पे क्या लिखना होता है, किसको मार्क करनी होती है, और फिर मार्क करके किस तरह से भेजनी है। जब वापस आती है आपने रीडर को कैसे मार्क करनी है, पटवारी गिरदावर को कैसे आपने गिरदावर जो पटवारी कैसे मार्क करके भेजनी है, ये सारी चीज़ें। और फिर जो आपकी अदालत में मुख्तलिफ केसेस आते हैं, जैसे डिमार्केशन का केस आता है, जैसे पार्टीशन का केस आता है,
तो जब वकील साहब आपके पास लेके आते हैं तो ये ना हो कि वकील साहब आपके पास एक लिफाफा लेके आपको पता ही ना आपने लिखना क्या है। तो मैंने कोशिश करूँगा कि जब आपको लिफाफा पेश होता है या वकालतनामा पेश किया जाता है या एक दरख्वास्त या एक मुकदमा आपकी अदालत में जमा कराया जाता है, तो उस मुकदमे पे इनिशियली आपने क्या लिखना होता है। जैसे मसलन आप रीडर को लिखते हैं बराए तहरीर कैफियत सरिश्ता, ये मैं मुश्किल अल्फाज है, अंग्रेज़ी से ज़्यादा उर्दू समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन आप साथ साथ लिखते जाएंगे। मैंने पहले भी कोशिश की है, आपके पास रजिस्टर या कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, उसमें आप ये लिखते जाएँ। मसलन ये तहरीर कैफियत सरिश्ता हो सकता है आपने पहले ना सुना हो, लेकिन वकील साहब जैसे ही आपको देते हैं तो आपने फ़ौरन लिखना होता है कि रीडर बराए तहरीर कैफियत सरिश्ता, और फिर आपका रीडर इसकी मुकम्मल डिटेल आपको लिखता है। आपसे शेयर करूंगा मैं कि कैसे आपने फिर उसको इनिशियली प्रोब करना है और फिर आपने आर्डर कैसे पास करने हैं। इंशाअल्लाह बहुत सारी ऐसी कारामद वीडियोस के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आज आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि कुछ चीज़ें आपसे ज़रूरी थी शेयर करनी। तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे ये रूल 50, 51, 52 कहता है, तो हम इंशाअल्लाह पूरी कंप्लीट इन पर वीडियोज़ बनाते जाएंगे और इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छा साथ और बहुत अच्छी ट्रेनिंग रहेगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।